जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर से संबंधित वाइवा में क्या-क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सामान्यतः हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह में जो चार्ट पेपर बनाते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल वाइवा देने जाते हैं तो जब एग्ज़ामिनर हमसे प्रश्नों को पूछता है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा नर्वस फ़ील करते हैं, हम प्रश्नों को बता नहीं पाते हैं। दरअसल हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में उतना जानकारी प्राप्त करते ही नहीं है, नोटिस करते ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे प्रश्नों को थोड़ा बताने में संकोच कर लेते हैं, हम बता नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर से क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, ट्रांसफार्मर से क्या-क्या प्रश्न एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है, वो सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और उम्मीद करूँगा अगर इसको पूरा देख लेंगे तो अगर आप ट्रांसफार्मर का फिगर बनाए हैं तो उसमें कोई भी प्रश्न आपसे अगर एग्ज़ामिनर कर रहा है तो आप उसको हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आइए पहले शुरुआत करते हैं। पहले देखिए ट्रांसफार्मर को हो सकता है आपसे हिंदी पूछ सकता है, तो ट्रांसफार्मर की हिंदी जो होती है परिणामित्र होती है, ठीक है। अब अगर कोई मतलब एग्ज़ामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सप्लाई पे काम करता है, यानी वो एसी सप्लाई पे काम करता है कि डीसी सप्लाई पे। तो आपको ध्यान देना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली एसी सप्लाई पर काम करता है, यानी अगर प्रत्यावर्ती धारा उसके अंदर जाती है तभी वो वर्क करता है, अदरवाइज़ ट्रांसफार्मर जो होता है डीसी सप्लाई के लिए नहीं बना होता है। अच्छा, प्रश्न ये कर सकता है, जैसे आपसे प्रश्न वाइवा में किया गया कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है, तो आपने कहा कि ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी सप्लाई पर काम करता है। तो वो प्रश्न कर सकता है कि डीसी पे क्यों नहीं काम करेगा। तो इसका सही जवाब ये है कि एसी सप्लाई में आवृत्ति होती है, जबकि जो डीसी सप्लाई होती है उसमें आवृत्ति नहीं होती। तो मेन मुद्दा यही है कि डीसी सप्लाई में आवृत्ति ना होने की वजह से ट्रांसफार्मर में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर का अर्थ, हो सकता है आपसे ट्रांसफार्मर का अर्थ पूछ सकते हैं, ट्रांसफार्मर का मतलब पूछ सकता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर है दरअसल ये एक शब्द है अंग्रेजी में ट्रांसफ़र शब्द से बना है। ट्रांसफार्मर जो है दरअसल ट्रांसफ़र शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बदलना या स्थानांतरित करना, ये इसका अर्थ होता है। तो ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर जो शब्द है ये ट्रांसफ़र शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बदलना या स्थानांतरित करना। अगर हम बात करें, पूछ सकता है आपसे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान देना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब पूछ सकता है कि अन्योन्य प्रेरण क्या चीज़ है, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी एक कुंडली के द्वारा किसी दूसरी कुंडली में विद्युत की उत्पत्ति की जाती है तो इसी घटना को या इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। तो उम्मीद करूँगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न कर सकता है, वैसे नॉर्मल प्रश्न है, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं लग रहा है कि पूछेगा ये, फिर भी आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर के पिता यानी ट्रांसफार्मर के जनक किसे कहते हैं, और इसका हो सकता है आपसे आविष्कार सन पूछ ले, यानी इसको किस सन में बनाया गया था। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के पिता की, तो इनके ट्रांसफार्मर के पिता जो हैं ये ओटो ब्लाथी हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के जो फादर हैं वो ओटो ब्लाथी को कहा जाता है, और इसका जो आविष्कार सन है कोई क्लियर नहीं, ये माना जाता है कि इसका आविष्कार जो है 1885 से 1890 के बीच में इसका आविष्कार हुआ, क्योंकि 1887 में एसी जनरेटर का आविष्कार हुआ, तभी से इसकी डिमांड बढ़ी। जैसे जो एसी जनरेटर था वो लिमिटेड वोल्टेज को बनाता था, तो ट्रांसफार्मर को इसलिए लाया गया क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर को यूज करके हम लोग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो सामान्यतः एसी सप्लाई जो बनी थी, एसी जनरेटर, वो 1887 में बना था। तो उसी के दरमियान देखा गया कि जो एसी जनरेटर था वो लिमिटेड वोल्टेज दे रहा था और साइंटिस्टों को लगा कि हमें और इससे भी अधिक वोल्टेज चाहिए, तब जाके उन्होंने ट्रांसफार्मर नामक डिवाइस का आविष्कार किया। तो इसका एग्जैक्ट जो मतलब सन है कि किस सन में इसका आविष्कार हुआ है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट आपको ये ध्यान देना है कि एग्जामिनर अगर पूछ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका जो आविष्कार है वो 1885 से 1890 के बीच में इसका आविष्कार हुआ है। तो इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। हो सकता है कि आपसे ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर का कार्य पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या है ये पूछ सकता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की परिभाषा, कार्य और आवश्यकता तीनों को हम एक साथ में समझेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो देखिए ट्रांसफार्मर में आप बोलेंगे ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं कोई भी पार्ट इसमें घूमता नहीं है। जैसे आपको बताऊँ जनरेटर में क्या होता है कि जैसे उसमें आर्मेचर होता है,
स्लिपरिंग होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। आर्मेचर कुंडली भी घूमती है, और जैसे उसमें क्षेत्र चुंबक होता है, ब्रश वगैरह होते हैं, तो ये क्या होता है, स्थिर अवस्था में होते हैं। तो जनरेटर में दो तरह के भाग होते हैं, एक होता है स्थैतिक भाग, एक होता है गतिक भाग। तो अर्थात कहने करते हैं कि उसमें कुछ भाग गति करते हैं, कुछ भाग क्या करते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में जितने भी भाग होते हैं वो सारे भाग स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्थैतिक युक्ति है, अर्थात कहने का मतलब उसका कोई भी उपकरण, कोई भी पार्ट जो है वो गति नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो क्या करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने का काम करता है। तो यही है। अगर कार्य की बात करेंगे तो कार्य में आप यही बता सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। पूछ सकते हैं कि आपसे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या है, तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है कि अगर वोल्टेज कम है तो उसको हाई करने के लिए अगर आवश्यकता है तो कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए वोल्टेज हाई है तो उसको आप लो कर सकते हैं। यानी लो है तो हाई कर सकते हैं, और हाई करना है जैसे हाई है तो लो भी आप उससे कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता यही है, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज बेसिकली होता है। अब हम बात करें अगर इसके संरचना की, तो इसमें संरचना से आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये दरअसल ये नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों से कोर में इस तरह से बनाया जाता है। इस चतुर्भुज के आकार की कोरें होती हैं, और ये जो कोरें होती हैं ये क्या होती हैं, पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है इसको, ठीक है। ये आपके ट्रांसफार्मर की संरचना है, कुछ इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है, इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये पतली पतली पत्तियों से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। हाँ, प्रश्न ये कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको पतली पतली पत्तियों से ही क्यों बनाया जाता है। तो दरअसल अगर इसको हम पूरा समूचा में बना देंगे, नहीं पूरा एकदम सॉलिड में बना देंगे, तो इस पर अगर बाइंडिंग करेंगे ना तो ट्रांसफार्मर में हीट बहुत ज़्यादा होगा और ये फूकने का चांस ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की इसमें जो कोर होती है नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों में वर्निश लगाकर इसको जोड़कर बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि भंवर धारा जो हानियाँ होती है वो कम होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में जो हीटिंग वाला प्रोसेस है वो कम हो जाता है ऐसा करने से। इसमें एक नर्म लोहे की कोर होती है जो चतुर्भुज के आकार की होती है, जो पतली पतली पत्तियों से वर्निश को लगाकर बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि दो कुंडली रहती है। जैसे अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो उसमें दो कुंडली रहती है, एक आपकी होती है प्राइमरी कुंडली और अगली होती है आपकी सेकेंडरी कुंडली। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तरफ अगर आपने एसी सप्लाई को जोड़ दिया और एक तरफ आपने लोड को जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए जिधर आपने सप्लाई को, एसी सप्लाई को आपने जिधर जोड़ा है और मान लीजिए इधर आपने लोड को जोड़ा है, ठीक है, ये लोड है आपका इधर, तो जिधर आपने एसी सप्लाई जोड़ा है उधर वाली कुंडली आपकी प्राइमरी कुंडली कहलाती है, और जिधर आपका लोड जुड़ा है उधर वाली कुंडली को हम लोग सेकेंडरी कुंडली बोलते हैं, यानी द्वितीय कुंडली बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है प्रश्न कि जो ट्रांसफार्मर के जिस तरफ सप्लाई जोड़ा जाता है उस कुंडली को क्या कहते हैं। तो उस कुंडली को प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कुंडली या प्राइमरी कॉइल। और जिधर आपका लोड जुड़ता है, लोड का मतलब जो भी आपके उपकरण वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास एक स्टेबलाइजर है जिसमें ट्रांसफार्मर का यूज हुआ है, तो जिधर जो कुंडली का जो वायर मेन सप्लाई से कनेक्ट होगा वो आपका प्राइमरी साइड होगा, और ट्रांसफार्मर का जो वायर उधर आपके मोटर से कनेक्ट होगा वो आपका सेकेंडरी होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो संरचना में यही आप बताएंगे, इसमें क्या होता है कि नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों के चतुर्भुज आकार में कोर बनाई गई होती हैं। नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियों का इसलिए यूज करते ताकि भंवर धाराओं को कम किया जा सके। अब पूछा जाए भंवर धाराओं से नुकसान क्या है, तो भंवर धाराओं से नुकसान यही है कि ट्रांसफार्मर में हीटिंग बहुत अधिक होने लगती है, जल्दी होने लगती है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंगें होती हैं उनके जलने का चांस रहता है। ट्रांसफार्मर से संबंधित एक प्रश्न आपसे और भी कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है वो क्यों भरा जाता है। तो ध्यान देना कि जो ट्रांसफार्मर में तेल भरा जाता है वो ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर में अगर जब हीटिंग होने लगती है तो वो जो ऑयल भरा जाता है वो उसको क्या करता है, कूल करने का काम करता है। यहाँ पे जो ऑयल भरा जाता है वो उसके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं होता है जिससे उस ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में या ट्रांसफार्मर के अंदर कोई क्षति पहुँचाए। उसके अंदर जो भी गुण होते हैं सारे ऐसे गुणों को ख़त्म करके सीधा उसमें भर दिया जाता है, और उसका मेन काम यही होता है कि ट्रांसफार्मर में जो हीट हो रहा है उसको ठंडा करने का काम जो ऑयल भरते हैं वो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें बड़े बड़े प्लांटों में, तो बड़े बड़े प्लांटों में क्या होता है कि इतना ज़्यादा लोड होता है तो वहाँ पे ऑयल उसको ठंडा नहीं कर पाता, जिस वजह से एक्स्ट्रा कूलर की व्यवस्था करते हैं। कूलर क्या करते हैं, तब वहाँ पे ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं, ठीक है।
तो अब आइए, उम्मीद करूँगा संरचना से आपसे जो प्रश्न हो सकता है वो बन जाएगा, उम्मीद करूँगा आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कार्य। हालांकि ट्रांसफार्मर तो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, आपका होता है करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बहुत तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो इंटर में पूछ सकता है वो ट्रांसफार्मर दो तरह के पूछ सकते हैं। आपसे पहला पूछ सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको हिंदी में इसकी हिंदी भी आपसे पूछी जा सकती है। इसको ऊंचाई परिणामित्र कहते हैं, ठीक है। और आपसे अगला पूछ सकता है, इसमें अगला जो इसका होता है वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको अंग्रेजी में अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो स्टेप अप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को क्या करेगा, हाई वोल्टेज में ट्रांसफ़र करेगा। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। इसमें देखिए नाम से पता चल रहा है अप और इसमें पता चल रहा है डाउन। तो अप का मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, स्टेप को अप करेगा। अर्थात कहने का ये है कि अगर आपके घर में सप्लाई वोल्टेज अगर कम है तो अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वोल्टेज ज़्यादा लग रहा है कि हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा है, हम उसको कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इनका ज़्यादातर यूज कहाँ पे होता है, तो जो आपके स्टेशन होते हैं, अर्थात स्टेशन का मतलब जहाँ पे प्लांट होते हैं, जहाँ पे बिजली का निर्माण होता है, तो वहाँ पे ही आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे जो मान लीजिए प्लांट में बिजली की उत्पत्ति होती है तो उसमें उतनी पावर नहीं होती है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सके। तो वहाँ पे प्लांट में क्या होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वही ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उस वोल्टेज को हाई करके दूर दूर यानी 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर तक भेजने का काम करते हैं। तो ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप यूज होता है वो प्लांट में होता है। बाकी अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो जो भी आपके पावर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पे और आपके जो गांव में जो सड़कों के बगल आपके जो ट्रांसफार्मर खंभों पे लगे होते हैं वो सारे ट्रांसफार्मर आपके स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप डाउन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका छोटा पावर हाउस है, वहाँ से 11,000 की सप्लाई आपके जब गांव में आती है तो आपके घर में डायरेक्ट 11,000 की सप्लाई नहीं जा सकती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो आपके घर के बगल में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा 11,000 को 440 वोल्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। फिर उसमें से हम एक फेज़ और एक न्यूट्रल लेकर आप लोग अपने घर में लाते हैं। तो एक फेज़ एक न्यूट्रल में 230 वोल्ट 220 वोल्ट के करीब सप्लाई होती है। तो हमारे घरों में जो लोड है वो जितने भी उपकरण हैं वो 230 से 240 वोल्ट तक वो झेल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पावर हाउस से तो 11,000 सप्लाई आई, लेकिन हम लोग अपने घर में 230 यूज कर रहे हैं, 230 वोल्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर ने क्या किया, वोल्टेज को कम किया, तभी तो हम उसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान देना कि हमारे घरों में जो आसपास में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो सारे ट्रांसफार्मर आपके स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर बात करें इसका उपयोग, तो उपयोग में आप बता सकते हैं इनका उपयोग स्टेबलाइज़र में होता है। जितने भी आपके उपकरण होते हैं जैसे एम्पलीफायर मशीन, जो जिसको आप लोग डीजे की मशीनें कहते हैं, उसमें भी हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का यूज होता है। आपका जो ये चार्जर वगैरह होते हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज होता है, इन्वर्टर में यूज होता है, मतलब कह सकते हैं कई जगह पे, प्लांट में यूज होता है, पावर हाउस में इसका यूज है, तो कई जगह पे इसका यूज है। तो एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है कि ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप इसका बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर से संबंधित आपसे यहाँ भी प्रश्न कर सकता है, मतलब ट्रांसफार्मर में हानियाँ कितनी तरह की होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में हानियाँ 4 तरह की बेसिकली होती हैं। एक होता है ताम्र हानियाँ, भंवरधारा हानियाँ, सैथिल हानियाँ, चुंबकीय क्षरण हानियाँ। ताम्र हानियाँ क्या है, इसमें देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें बाइंडिंग हुई रहती है। तो जब इसमें से करंट फ्लो करते हैं तो बाइंडिंग या जो कॉपर की बाइंडिंग हुई रहती है, इसमें से क्या होता है, प्रतिरोध के कारण इसमें हीट उत्पन्न होता है। तो इसमें जो हीट होता है तो उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ताम्र हानियाँ। और अगला नंबर होता है भंवरधारा हानियाँ। तो देखिए जब इसमें से क्या होता है कि जब इसमें बाइंडिंग हुआ रहता है, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत में क्या होता है कि जब किसी एक कुंडली में विद्युत उत्पन्न होती है तो वो क्या करता है, उसके पास में जो भी कुंडली होती है उसमें भी विद्युत जनरेट कर देता है। तो ये भी तो एक लोहे का होता है, तो इसमें भी क्या होता है, जनरेट होता है, इसमें भी एक विद्युत उत्पन्न होता है, जिस वजह से इसमें भी करंट घूमने लगती है, जिसको हम लोग भंवरधारा बोलते हैं।
हालांकि भंवर धारा को पूरी तरह से तो कम नहीं किया जा सकता है इसमें, लेकिन थोड़ा मोड़ा भंवर धाराएँ होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है कुछ नुकसान देखने को मिलता है, जिसको हम लोग भंवर धारा हानि बोलते हैं। अगला नंबर होता है सैथिल हानि। सैथिल हानि में क्या होता है कि इसमें जब इसमें करंट फ्लो करते तो जो कोर होता है ये एक प्रकार का मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, चुंबक की तरह बन जाता है। लेकिन जैसे सप्लाई चली जाती है तो इसका चुंबकीय गुण क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसकी वजह से भी एक हानि होती है जिसको हम लोग सैथिल हानि बोलते हैं। अगला इसमें होता है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कुछ चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं कुछ इधर आती हैं और कुछ उधर जाती हैं। तो देखिए जो चुंबकीय बल रेखाएं उधर जाती है वही जाके इसको कट करती हैं और यहाँ पे वोल्टेज को बनाती हैं, और जो चुंबकीय बल रेखाएं इधर चली जाती हैं वो क्या करती है, इधर सेकेंडरी कुंडली में ना जाके कट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी वजह से वोल्टेज इसमें नहीं बन पाता है। तो ये जो नुकसान यहाँ पे हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हानि। इसमें आप ये कहेंगे कि ट्रांसफार्मर में जब जो प्राइमरी कुंडली होती है जब उसमें सप्लाई देते हैं तो उसमें से जो भी चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न होती हैं वो पूरी तरह से द्वितीय कुंडली में ना जाकर कुछ क्या होती है, कुछ इधर दूसरी तरफ चली जाती हैं, जिस वजह से कुछ नुकसान हो जाता है जिसको हम लोग चुंबकीय क्षरण हानि बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको संरचना के बारे में कुछ और भी बता देते हैं। जैसे अभी मैंने बात किया स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो देखिए स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है कि प्राइमरी साइड यानी प्राथमिक तरफ कुंडली के फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय तरफ कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और स्टेप डाउन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी साइड में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय साइड में फेरों की संख्या कम होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ये भी ध्यान देना है कि जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है उधर वोल्टेज ज़्यादा होता है और जिधर फेरों की संख्या कम होती है उधर का वोल्टेज कम होता है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि जिधर फेरों की संख्या कम होती है उधर का तार मोटा यूज होता है, जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है उधर का तार पतला यूज होता है। ये भी ध्यान देना है। और यहाँ से एक प्रश्न आपसे और भी कर सकता है कि देखिए जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, जिधर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उधर करंट कम होगा, जिधर फेरों की संख्या कम होगी उधर करंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी ऐसे प्रश्न आपसे बनाया जा सकते, पूछे जा सकते हैं। तो हर प्रश्न को आपको नोट करना है और उसको अच्छे से तैयार करना है। अब बात करते हैं परिणमन अनुपात क्या है। तो परिणमन अनुपात की परिभाषा ये है कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम परिणमन अनुपात कहते हैं और इसको बेसिकली R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है R बराबर N2/N1। यानी कहने का अर्थ है कि ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी साइड का कुंडली होगा उसके फेरों की संख्या और प्राइमरी साइड का कुंडली के फेरों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग कहते हैं परिणमन अनुपात। और ध्यान देना है कि जो परिणमन अनुपात होता है इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है और इसको R से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो सामान्यतः आपसे पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। तो हमारे जो दैनिक जीवन में, जो व्यवहारिक जीवन में हम लोग व्यवहारिक अपने यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर, उनकी दक्षता जो होती है वो आपका लगभग 95 से 98% तक देखी जा रही है। यानी जो ट्रांसफार्मर हो रहे हैं जो नॉर्मली हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने उपकरणों में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर की दक्षताएं जो हैं वो 95 से 98% तक है। अर्थात इतना परसेंटेज वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। पूरी तरह से 100% काम नहीं कर पाते। अगर कोई ट्रांसफार्मर पूरी तरह से 100% काम कर रहा है तो वो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ से आपसे प्रश्न ये कर सकते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की परिभाषा ये है कि इसमें आप ऐसा कहेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, वो क्या करता है अपना पूरा 100% दे देता है। अर्थात जितना आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है पूरा का पूरा वोल्टेज देता है, उसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 100% होती है उसे हम लोग आदर्श ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उनकी दक्षता 100% नहीं होती। प्रश्न ये कर सकता है कि हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर उसकी दक्षता 100% होती क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती हैं उस वजह से उसकी दक्षता क्या होती है, प्रभावित होती है, अर्थात उसकी दक्षता कम होती है। तो उम्मीद करूँगा हमने ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा किया। और अगर
एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो इन्हीं के बीच से पूछ सकता है, आपसे ज़्यादा उड़ के कहीं नहीं जाएगा वो। इन्हीं प्रश्नों मतलब इन्हीं टॉपिकों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप इसको एक बार में नहीं समझ पाए हैं कम, तो आप इसको दोबारा देखें, जो चीज़ें हमने बताई है उसको आप नोट करें और उसको रिवीजन करें। उसके बाद अगर आप वाइवा देते हैं तो उम्मीद करूँगा आप अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे और जो भी प्रश्न आपसे किया जाएगा उन सारे प्रश्नों का आप जवाब अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।